जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मेरे भाई पॉलिटी का सेकंड पार्ट, मतलब दूसरी किताब है ये इसकी, स्वतंत्र भारत में राजनीति, हिंदी मीडियम। सेकंड चैप्टर इसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा चैप्टर था, मतलब समझ में आया कि राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां क्या क्या थी, ठीक है ना, कैसे कैसे राष्ट्र का निर्माण हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही, और बहुत सारी चीजें हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बारी है चैप्टर 2 खत्म करने की। इस सीरीज को हम लोग लेके चल रहे थे, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस बात की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। आइए। पिछले अध्याय में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में चर्चा की थी। भैया राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या क्या थी, कैसे कैसे राष्ट्र का निर्माण हुआ, बहुत सारी चीजें। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के तुरंत बाद हमारे सामने एक और चुनौती, लोकतांत्रिक राजनीति की जमीन तैयार करने की। लोकतांत्रिक राजनीति की जमीन तैयार करने का मतलब मेरे भाई कि लोकतांत्रिक राजनीति को एक लेवल देना, एक बेस देना। लोकतांत्रिक राजनीति कैसे होगी, लोकतंत्र वाली राजनीति कैसे होगी, ठीक है ना, लोगों का विकास कैसे होगा, और डेवलपमेंट कैसे, मतलब डेवलपमेंट तो विकास ही हो गया, ठीक है ना। भूखमरी कैसे खत्म होगी, जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जिस कंडीशन में भारत आजाद हुआ था उस कंडीशन में शायद ही कोई देश आजाद हुआ हो। तो बहुत बड़ी चुनौती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने, चाचा नेहरू के सामने, बाकी जो उस टाइम पे भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है ना, पहले कानून मंत्री, सबके पास सेम चुनौती थी मेरे भाई। आज के टाइम के पॉलिटिशियन होते तो उनके टाइम भी सेम चुनौती होती, ठीक है ना। राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा आजादी के तुरंत बाद शुरू हो गई। इस अध्याय में हम चुनावी राजनीति के पहले दशक के बातों पर गौर करेंगे। इस चर्चा में हम निम्नलिखित बातों को समझ सकेंगे। पहला, स्वतंत्र भारत में निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना। निष्पक्ष चुनाव का मतलब होता है कि बिना किसी पक्षपात के चुनाव कराना। आजादी के बाद शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा, शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा कैसा था, मतलब कितना अच्छे लेवल पे कांग्रेस चुनाव जीती, कितने अच्छे लेवल पे कांग्रेस ने अपनी सत्ता स्थापित की। अभी आप पढ़ेंगे इसी इसी चैप्टर में, कांग्रेस के विपक्ष में जिस पार्टी ने चुनाव लड़ा था उसकी केवल 16 सीटें आई थी। 16 सीटें। अब इमेजिन कीजिए कि विपक्ष में चुनाव लड़ने वाले केवल 16 सीटें और बाकी सारी सीटें कांग्रेस की झोली में थी। आप सोच के देखिए कितनी तगड़ी रणनीति रही होगी, कितनी तगड़ी पॉलिटिशियन रहा हो, कितना तगड़ा वर्चस्व रहा होगा कांग्रेस का, यह बखूबी समझ सकते हैं। और फिर रहे भी क्यों ना मेरे भाई, 1885 से स्थापना हुई थी इसकी एओहिम द्वारा, तो कांग्रेस का दबदबा ऑलरेडी था। और स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का रियलिटी में दबदबा था। विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव। विपक्षी दल कौन कौन से आए, उनकी नीतियां, वो अपनी नीतियों के बारे में कैसे क्या क्या समझाए, बहुत सारी चीजें अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो विपक्षी दल थे वो सत्ता में आए, लेकिन कोई स्ट्रेटजी नहीं होने के कारण वो फिर सत्ता से बाहर हो गए। 1975 में 1975-76 में एकदम तानाशाही वाला शासन, इंदिरा गांधी जी के आपातकाल लागू कर देना, आपातकाल लागू करके लोगों को जेल में डाल देना, बड़ा अच्छा खामियाजा इसको भुगतना पड़ा। वहां लोकतंत्र आपको दिखाई देगा जमीनी स्तर पर। अच्छा, उस टाइम पे लोगों को लगा कि अब भारत में गुरु लोकतंत्र खत्म, अब नहीं चल पाएगा भारत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। आइए, एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर मतलब मेरे भाई केवल एक ही पार्टी सत्ता में थी, बाकी किसी पार्टी को अवसर ही नहीं मिला सत्ता में आने का। हाँ, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, मतलब लोकतंत्र को स्थापित करने में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई, ठीक है ना। आपको अंदाजा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ। समझ में आया। अपने देश के सामने अपने देश के सामने शुरुआत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी। सबसे पहले मतलब सबसे पहले चुनौती तो यह थी कि राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं मेरे भाई पहले चैप्टर में। ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देश के नेताओं ने फैसला लिया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता। जिस चुनौतियों का हम लोग सामना कर रहे थे उसी चुनौतियों के बारे में इसके पहले बहुत सारे देश थे
जो इस बात को सोच चुके थे कि भैया अपने यहाँ लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने देश के जो नेता थे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्र को एकजुट कैसे रखा जाए, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी जाति विशेष के हाथ में सत्ता न जाने पाए। विविधताओं का ये देश सबके झोली में उतना ही जाए जितना किसी अमीर आदमी के झोली में जा रहा है और जितना किसी गरीब आदमी की झोली में जा रहा है। मतलब सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए। और लोकतंत्र को अपनाने में मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतंत्र शासन व्यवस्था कायम हुई। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन कहीं प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था, तो कहीं एक दल का शासन कायम हुआ और कहीं कहीं पर सीधे सेना की सत्ता बागडोर संभाल ली। कहीं कहीं तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन रहा। समझ में आ रहा है? मतलब सीधे से बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नहीं था, वो अलोकतांत्रिक था। समझ में आ रहा है ना? किसी एक ने का हाथ में सत्ता चली गई, कहीं कहीं थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, ठीक है ना? कहीं कहीं पर एक ही दल का शासन कायम हुआ, कहीं पर सीधा सीधा सत्ता सेना के हाथ में चली गई, जैसे इस समय पाकिस्तान। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। बहरहाल एक बार अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता गया। एक बार जहां अलोकतंत्र स्थापित हो गया, वहां से उसकी सत्ता को हटाना बहुत टफ होगा। ठीक है, भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग थी, लेकिन आजाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे कि कैसे लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी और ग्राउंड लेवल पे कैसे स्टार्टिंग होगी, इसकी जमीनी स्तर पर बिल्कुल लोकतंत्र की स्थापना हो जाए। ठीक है ना? वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे मेरे भाई, वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। राजनीति उनके लिए समस्या नहीं थी। बाकी क्षेत्रों के लिए, बाकी देशों के लिए राजनीति एक समस्या हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ के राजनेताओं के लिए राजनीति एक समस्या नहीं थी। राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। हर समाज के लिए यह फैसला करना जरूरी होता है कि समाज का शासन कैसे चलेगा और वह किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं, जैसे अपने यहाँ है। इनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत होती है। क्लास 11 का पहले चैप्टर। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं? इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। इन विविधताओं को समेटते हुए, विविधताओं को देखते हुए, लोगों की संस्कृति, लोगों की जाति, लोगों की भावनाओं को देखते हुए एक ऐसे कानून, एक ऐसे समाज, एक ऐसे संविधान का निर्माण करना, एक ऐसी राजनीति का निर्माण करना जिससे सबका भला हो। लोकतांत्रिक राजनीति, लोगों के द्वारा चलाई जा रही राजनीति। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज्यादा जाहिर चीजें हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया। पिछले साल आपने पढ़ा होगा हमारा संविधान कैसे बना। बिल्कुल आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 का इस पर
हस्ताक्षर हुए। यह संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तगाजा था। तगाजा एक अच्छा वर्ड होता है। वक्त का तगाजा मतलब उस समय वक्त जैसे चल रहा था, समय जैसे चल रहा था, वक्त का तगाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित शासक द्वारा, सरकार द्वारा चलाया जाए। संविधान ने नियम तय कर दिए थे और अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की आवश्यकता थी। शुरू शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 जनवरी में हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। सबसे पहला क्वेश्चन कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। दूसरा, पहले चुनाव आयुक्त कौन बने? सुकुमार सेन। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा। बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं था मेरे भाई। इस बात से चुनाव आयोग भी डरा हुआ था कि स्वतंत्र भारत में निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई सारी मतलब नॉर्मल मसला नहीं है। नॉर्मल कंडीशन है, चलो ठीक है, चुनाव आयोग बनाया, उसके बाद चुनाव करवाने लग गए। ना 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 ना, आगे पढ़िए। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। एक चुनाव क्षेत्र होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 5 गलियां हैं, ठीक है ना, आप मान के चलिए कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 गलियां हैं। तो मेरे भाई इन 5 गलियों को आप 5 क्षेत्र मान लीजिए। इन 5 क्षेत्रों के लिए अलग अलग क्षेत्र स्थापित करना था। कहीं ऐसा ना हो भाई 4 नंबर वाला 3 नंबर में वोट देने चल जाए, भाई 2 नंबर वाला 5 नंबर में वोट देने चल जाए। ना 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 ना, एक क्षेत्र स्थापित करना था कि इस क्षेत्र के लोग यही वोट दे सकते हैं और इस क्षेत्र से यही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। एक दायरा स्थापित करना था। फिर क्या, मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। बिल्कुल, कौन कौन वोट देने के लायक है, कौन कौन नहीं है, इसकी सूची भी बनाना आवश्यक था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगना भी था। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इनमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए हैं। मतलब 40 सॉरी 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 इनमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से, हाँ ठीक तो है, मतलब इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम ही दर्ज नहीं है, ऐसा पता चला। समझ में आया ना? इन महिलाओं को अलान की बेटी, फलान की बीवी बोलते नहीं है कि भाई ये फला आदमी की बीवी है, अब फला आदमी की बीवी है, वो है ना, वो फलाने फलाने की बीवी है, ठीक है ना, फलाने की बेटी है। नियम, अब जैसे मान लीजिए आपके पिता का माता का जो भी नाम होगा आपके आधार कार्ड निर्वाचन कार्ड में लिखा होता है, उसमें क्या लिखा था, जो भी उनका नाम था वो नाम लिखा, सॉरी नाम नहीं लिखा गया था, वहां लिखा गया था फलान की बेटी। मान लीजिए आपके पापा का नाम है टिंकू, वहां लिखा था टिंकू की बेटी है, ठीक है ना, मोहन की बीवी, इस तरीके से लिखा गया था, के रूप में दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इनका पुनर्वलोकन किया जाए, मतलब फिर से इनका अवलोकन किया जाए और जरूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए, ऐसी चीजों को हटाया जाए और रियल चीजें लिखी जाएं। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था। इतने बड़े पैमाने का ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था मेरे भाई। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। खैर अभी तो आबादी 150 करोड़ पहुंचने वाली है। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। इस 489 को याद रखिएगा, इसी 489 में से 16 सीटें आई थी विपक्ष की। मतलब केवल 16 लोग इन सीटों पे चुनाव जीते थे, बाकी कांग्रेस की झोली में थे। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। लो, 17 करोड़ लोगों में केवल 15% पढ़े लिखे थे। रियलिटी है मेरे भाई ना। आज सीजीपी प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर पे, ठीक है ना, कि
धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए उन लोगों को, उचित भी है, मैं इसके समर्थन में हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा है तो उसे उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने पढ़ा होगा इसमें, ठीक है ना, रेल मंत्री थे साहब, रेल दुर्घटना में इस्तीफा दे दिए थे, 90 पेपर लीक हो गया यार 8-10 सालों में। अभी महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जायज है मांगना, देना भी चाहिए उनको। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, होना भी चाहिए उस प्रोटेस्ट में, ठीक है, अपनी मांगे रख रहे हैं तो गवर्नमेंट को इस चीज को सुनना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? सोचो उस टाइम में लोगों को फ्रीडम का मतलब तक पता नहीं था। ये सब बैला सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में जा रहा है, बोल रहा है नीट का फुल फॉर्म बताओ, सीबीएसई का फुल फॉर्म बताओ, तुम थोड़ा फूंक के आओ, थोड़ा सा फूंक के आओ, थोड़ा सा गांजा रखियो, थोड़ा फूंक के आओ, उसको बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। गरीब कहीं के। एगो बोल रहा है एगो महिला से ना कि नीट का एग्जाम दी थी, तो वो बोली कि नहीं हम नीट का एग्जाम नहीं दिए थे, तो बोल रही कि तुम काहे प्रोटेस्ट करने चली है, तुम तो नीट का एग्जाम में नहीं दी थी। महिला का जवाब सुनिएगा। उस 19-20 साल की बच्ची ने ये कहा, जिस दिन तुम्हारी बहन का रेप होगा ना उस दिन हम नहीं आएंगे, क्योंकि रेप तो तुम्हारी बहन का हुआ है। तुम्हारी बहन जाए प्रोटेस्ट करने, हम काहे जाए प्रोटेस्ट करने। इमेजिन करो, जनता को मीडिया को ऐसा जवाब देना पड़ रहा है। 180 में से 157 रैंक है मीडिया की, इतना नासाई लोग। अरे तुम वहां गए हो, लोगों से पूछो तुम्हारी दिक्कत क्या है, कहीं इस्तीफा मांगना चाहते हो, मुद्दा क्या है। एगो बकलोली ये बोल रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र पढ़ ले बैली, पढ़ ले। हिंदू राष्ट्र भारत कभी नहीं बन सकता, ये हम पढ़ा चुके हैं, अभी आगे पढ़ाएंगे, आप पढ़िएगा इस चीज को। समझ में आ रहा है ना, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता भारत, इस बात को हम पढ़ा चुके हैं। तो जाहिलो पढ़ो वहां से, ठीक है ना, फूंक के कभी किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाता, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है तो तुम्हारा मंतव्य है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो बनाओ, देखते हैं। खैर, 15% लोग साक्षर थे मेरे भाई, आज सोचो वहां कितने लोग साक्षर बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। इस वक्त एक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। मतलब इस वक्त तक केवल लोकतंत्र जो था ना वो धनी देशों में ही कायम था। धनी देश मतलब इन द सेंस कि वहां शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक थी, लोग पढ़े लिखे थे। उस समय यूरोप के बहुतर देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था, जिस टाइम हम लोग चुनाव की बात कर रहे थे मेरे भाई। ऐसे में संविधान को सार्वभौमिक मताधिकार पर हाँ, सार्वभौमिक मताधिकार पर अमल हुआ और यह अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। एक हिंदुस्तानी संपादक, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। अभी देखना इनके मुंह पे तमाचा लगेगा। ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेजी नुमाइंदगे का दावा था कि आने वाला वक्त अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की अब बेहूदी नौटंकी देखेगा। कमेंटबाजी चल रही है, जैसे आपकी तैयारी के दौरान कमेंटबाजी चलती है ना, ऐसे ही इनकी कमेंटबाजी चल रही है। लगे हुए अपना अपना पक्ष रखने में सब लोग। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा। आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। लंबा चुनाव चला थोड़ा सा, पहली बार चुनाव कराना था।
बहरहाल इस चुनाव में अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए। चुनाव अभियान, मतदान, मतगणना में कुल 6 महीने लगे। चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतरे थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के समय मतदान के दिन अपना वोट डाला, मतलब ठीक ठाक लेवल था वोटिंग का, ठीक है ना। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। मतलब चुनाव का परिणाम घोषित हो गया, उसके बाद जो हारने वाले थे ना, वो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया चुनाव हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश के बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतंत्र चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। अब इस बात को कोई नहीं बोल सकता कि लोकतंत्र को स्थापित करना और लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराना ये गरीबी और अशिक्षा जैसे माहौल में नहीं हो सकता। अब ये बोलने वाले सबके मुंह पे ये तमाचा था। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। हर बार मेरे भाई भारत अपने आप में मिसालें पैदा करता है। समझ में आ रहा है ना, वो अलग ही लेवल पे खेलता है, वो अलग ही लेवल का बंदा था। आइए पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, जलवा समझते हैं। पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी की स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। जब हम लोग स्वाधीनता स्वीकार कर चुके थे उस टाइम में स्वाधीनता के संग्राम में इस पार्टी को विरासत मतलब इन द सेंस की वर्चस्व हासिल था, ठीक है। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकतंत्र के पहले चुनाव में 489 सीटों में से 364 सीटें जीती। माहौल देखो, इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनाव के दौर में बहुत आगे निकल गई। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। उसे 16 सीटें हासिल हुई। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए गए मेरे भाई। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोचीन आज के केरल का एक हिस्सा है, मद्रास उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। आखिरकार इन 3 राज्यों ने भी कांग्रेस की ही सरकार बनी, इन तीनों राज्यों में।
इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। यहाँ एक चुनावी मानचित्र दिया गया है, इस पर एक नजर दौड़ाने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि 1952 1962 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी। ऊपर जो मैप दिया गया था, अगर आपको दिखा दें हम, तो ये देखो मेरे भाई, ये देखो। जलवा था हो, समझ में आ रहा है ना? ये पीला वाला टटो देख रहे हो, कांग्रेस शासित राज्य। और ये क्या बात देख रहे हो, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, उड़ीसा, एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, मतलब पूरा जलवा था भाई का। देख रहे हो ना, पूरे मैप पे कब्जा कर रखा है। कहीं कहीं एक आध पार्टी एक ठू यहाँ दिख गई, ठीक है ना, एक ठू यहाँ जम्मू कश्मीर। खैर जम्मू कश्मीर का मुद्दा ही अलग था, ठीक है ना। आइए, दूसरा आम चुनाव 1957 और तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी। उसे 3/4 सीटें मिली, मतलब 4 में से 3 सीट पर अभी कांग्रेस का दबदबा था। केवल एक सीट किसी दूसरे की झोली में जा रही थी। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी, उसका दशांक भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी। विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। विधानसभा के चुनाव की बात है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। 1957 में केरल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। ऐसे एकाध मामलों के अपवाद मान ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आंकड़ा और दायरा हमारी चुनावी प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है। चुनावी प्रणाली के कारण भारतीय कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा। मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस 74% सीटें हासिल की थी। इस लाइन को ऐसे ही समझना कि भारत में रह रहे लोगों में 1% के पास 40% भारत का पैसा है। नहीं समझे? भारत में 100% पैसा है, ध्यान समझना, और 100% लोग हैं। ये हो गए पीपल, और ये हो गया पैसा। ठीक है ना? 100% लोग हैं, 100% पैसा है। इनमें से केवल 1% लोगों के पास, ध्यान समझिएगा इस बात को मेरे भाई, 1% लोगों के पास इसमें का 40% पैसा अवेलेबल है। समझ में आया ना? बाकी का जो 60% बचा हुआ है ना, वो 99% लोगों में बटा हुआ है। यही लाइन यहां समझिएगा। 1952 के कांग्रेस पार्टी के कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई। समझ में आया ना कौन से प्यार से? सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। उसने 1950 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी 3% सीटें भी नहीं जीत पाई। आखिर यह कैसे हुआ? पिछले साल भारतीय संविधान और सिद्धांत और व्यवहार में नामक किताब में आपने एक सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था मेरे भाई। इससे जुड़ी चर्चा को अगर आप याद करें तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए, हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया। जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग लेके चल रहे हैं अभी। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज्यादा वोट हासिल करती है, तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज्यादा सीटें हासिल होती हैं। यही चीज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोटों को जोड़ दे तो कांग्रेस पार्टी को हासिल कुछ वोट से ही कहीं ज्यादा होंगे, लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में
बट गए। कांग्रेस के पास अपना दबदबा था, ठीक है ना। यहां देखिए आप, वो 45% वोट लेकर के, ठीक है ना, 74% सीटों के साथ अपने दबदबा बनाए हुई थी। बाकी जो चीजें थी ना मेरे भाई, वो बटी हुई थी लोगों में। गैर कांग्रेसी जो बैठे हुए थे वो अलग अलग लेवल बैठे हुए थे और अलग अलग तरीके से अपना अपना काम कर रहे थे। काम मतलब इन द सेंस कि अलग अलग बैठे हुए थे, ठीक है ना, और अपना अपना सीट लेके बैठे हुए थे। कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं थे। जिसके पास जितनी सीटें थी वो उसी में लेके परेशान था, अपना अपना जहां से जो सीटें जीता था। लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टी और उम्मीदवारों में बट गए थे। इस तरह कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे रही और उनसे ज्यादा सीटें जीती। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी, ठीक है ना। आइए सोशलिस्ट पार्टी एसपी के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आजादी से पहले उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 के चुनाव युवा नेताओं की एक टोली में किया था। ये नेता कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता धारण कर सके। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी चुनावों के लिए कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनाव में झिटपुट सफलता मिली थी। मतलब कहीं कहीं पर सफलता मिली थी। अब नई नई पार्टी बनी है, समझ में आ रहा है ना, कितनी ही सफलता मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। युवा नेता की पार्टी थी, ठीक है ना। गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की टोली ने किया था। वो 1885 की बनी हुई समझना, पार्टी तो थोड़ा सा दबदबा रहेगा, लेकिन हाँ बढ़िया खेली थी। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस आधार पर वे कांग्रेस तथा साम्यवादी कम्युनिस्ट दोनों से अलग थे। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों और जिम्मेदारों का पक्ष ले रही है और मजदूरों किसानों की उपेक्षा कर रही है। समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना है। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की। धीरे धीरे माहौल बदल रहा है मेरे भाई। मतलब जो चाहने वाले होते हैं उनके बीच भी धीरे धीरे कुछ न कुछ चीजें बदलने लगती हैं, क्योंकि चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। कांग्रेस में भी कमियां थी, ठीक है ना। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कमियां थी। धीरे धीरे अब विरोध शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ अन्य समाजवादी मसलन अशोक मेहता समिति के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है ना, पढ़े होंगे आप उसके बारे में। नहीं पढ़े हैं तो कभी फुर्सत से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। कांग्रेस से हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी की। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस एम जोशी समाजवादी दलों के प्रमुख नेता थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, सोशलिस्ट पार्टी के छाप देखी जा सकती है। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति आइए समझते हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो मेरे भाई। लेकिन दबदबा तो था गुरु, एक पार्टी का प्रभुत्व। देखो कांग्रेस की एक पार्टी का प्रभुत्व का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति का बहुत लंबे समय तक शासन रहना। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब परिस्थितियां विपरीत थी तो उस समय उस व्यक्ति ने उन लोगों का साथ दिया था
जो उससे कुछ न कुछ उम्मीद करते थे। समझ में आ रही है ना बात? अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर नजर दौड़ाए तो हमें एक ही पार्टी के प्रभुत्व के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच बड़ा फर्क है। कैसे फर्क है समझते हैं। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। कुछ देशों मसलन चीन, क्यूबा, सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी के देश के शासन की अनुमति दी गई। कुछ और देशों जैसे म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों को से कहीं अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। ध्यान समझना मेरी बात। इसके पहले भी बहुत सारे क्षेत्र आपको बताए गए, जैसे चीन, क्यूबा, सीरिया, म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया, ठीक है ना। यहाँ भी एक ही पार्टी का शासन था मेरे भाई। भारत में भी बहुत समय तक एक ही पार्टी का शासन था, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? भारत में लोकतांत्रिक शासन था। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनेक पार्टियों से मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे की होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ है। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है। कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। आजादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दल अभी अपनी राजनीति सोच ही रहे होते थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। मतलब बाकी के पार्टी के लोग सोच रहे होते थे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगले चुनाव में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये विचार ही कर रहे होते थे। कांग्रेस उस पर अमल कर जाती थी। और जाहिर सी बात है, अगर कोई रणनीति तैयार कर रहा है और कोई उस पर अमल कर गया तो माहौल तो उसी का बनेगा जो अमल कर गया। ठीक है ना। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय या उसके आसपास हुआ था, जो मैं बोल रहा था, अथवा उसके बाद में हुआ था। कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला था। आजादी के वक्त तक पार्टी देश में चारों ओर फैल चुकी थी। आप यह बात दिए गए मानचित्र में देख चुके हैं। फिर इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर पर पहुंच चुका था। समझ में आ रहा है ना। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आजादी के आंदोलन की अगुआ रही थी और सबसे प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी। कांग्रेस आजादी के पहले से ही माहौल बना चुकी थी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो सत्ता में आई तो उसके पास ये स्ट्रेटजी थी कि यहाँ के लोग कैसे हैं, उनको क्या क्या चाहिए, किन किन चीजों से लोग जूझ रहे हैं। और नेटवर्क मतलब समझ रहे हैं। नेटवर्क का मतलब इन द सेंस होता है कि नीचे लेवल तक कांग्रेस के लोग थे। नीचे लेवल अगर हम आपको समझाएं, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जिला पंचायत, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, फिर ग्रामीण लेवल पे। ग्रामीण लेवल पे जब सत्ता स्थापित होती है ना मेरे भाई, तो ऊपर वाला लेवल अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो कांग्रेस के जो चाहने वाले थे वो ग्राउंड लेवल पर बैठे हुए थे, शुरुआत से बैठे हुए थे और सारी चीजों की जानकारी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो नई पार्टियां चुनाव के आजादी के पहले, आजादी के हाल फिलहाल में बनी थी, बहुत ज्यादा कांग्रेस को नहीं लेके चल पाई। मतलब बहुत ज्यादा कांग्रेस के विपक्ष में वो बहुत आगे तक नहीं चल पाई। अभी आप पढ़ेंगे इसमें आगे। 1977 में कुछ थोड़ा सा बदलाव हुआ, फिर 1981 में फिर माहौल बन गया कांग्रेस का। समझ में आ रहा है ना। तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्राउंड लेवल पे नेटवर्क कितना तगड़ा है आपका, लोगों को समझने की क्षमता, लोगों की जानने की क्षमता, लोग क्या चाहते हैं,
लोगों की मानसिकता क्या है, लोग किस लेवल पे जाके खुश होंगे, लोगों को क्या किस चीज की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? लोगों के पास खाने की रोटी नहीं, आप आईफोन की चर्चा करेंगे तो गड़बड़ा नहीं जाएगा मेरे भाई। और लोगों के पास आईफोन है, आप केवल रोटी रोटी कर रहे हैं, तब भी गड़बड़ा जाएगा। तो देख के चलना पड़ता है ग्राउंड लेवल पे किस चीज की आवश्यकता है। आइए, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, आप यह बात पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उस वक्त यह नव शिक्षित, कामकाजी, व्यापारिक वर्गों के हित का एक समूह से भरी हुई थी, लेकिन 20वीं सदी में इसमें जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरू शुरू में कांग्रेस ने अंग्रेजी अगड़ी जाति, उछले मध्य वर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए, उसका सामाजिक आधार बढ़ा, क्योंकि ये गांधी से जुड़ा था मेरे भाई। गांधी अपने आप में भाई, गांधी भाई। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों के साथ एक साथ जोड़ा, कई समूहों को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर के बाशिंदे, गांव के निवासी, मजदूर, मालिक एवं मध्य, निम्न, उच्च वर्ग, जाति, सबको जगह मिली। समझ में आ रहा है ना? सर्वधर्म सम्मान, सभी धर्मों को सम्मान मिलेगा, सभी जाति को सम्मान मिलेगा। जो लोग जुड़ना चाहते हो वो आओ, उद्योगपति आओ, मजदूर आओ, ऊंची जाति आओ, मिडिल क्लास आओ, निम्न जाति आओ। समझ में आ रहा है ना? शहर में रहने वाले आओ, किसान हो आओ, जिस भी कंडीशन में हो आओ, जुड़ो हमारे साथ, तुम्हारे बारे में विचार किया जाएगा। बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो सबकी चर्चा होगी। किसान बैठेगा अपनी चर्चा करेगा, उद्योगपति बैठेगा अपनी चर्चा करेगा, शहर के बाशिंदे बैठेंगे अपनी चर्चा, गांव के निवासी अपनी चर्चा, मजदूर अपनी चर्चा, अपना अपना पक्ष रखेंगे। अपना अपना पक्ष रखेंगे तो लोगों को अपने अपने स्तर पर सुधार करने का मौका मिलेगा। किसान किसानी स्तर पर सुधार कर रहा है, उद्योगपति उद्योग स्तर पर सुधार कर रहा है, गांव के निवासी के बारे में समझ रहा है, मजदूर मजदूर की बात कर रहा है, मालिक मालिक की बात कर रहा है, निम्न, मध्य, उच्च वर्ग अपनी अपनी जाति की बात कर रहे हैं। क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें नहीं चाहिए, किन चीजों में सुधार होना चाहिए, तो कांग्रेस ने सबको जगह दी। धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृवर्ग भी विस्तृत हुआ। इसका नेतृवर्ग अब उच्च जाति या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा मेरे भाई, यही समझा रहे थे हम आपको। इसमें खेती किसानी की बुनियादी वाले गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले नेता भी उभरे। आजादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक संगठन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत के विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। इसमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान और कांग्रेस के साथ एक मेल कर दिया। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के एक साथ नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति यह एक समूह कांग्रेस के भीतर बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवाद, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गरमपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्य गर्मियों को समाहित किया था। यहां भी नहीं छोड़ा कांग्रेस ने किसी को। मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी आप हर वर्ग को साथ में लेके चलेंगे, आपको हर वर्ग के बारे में जानकारी होगी। लोग हर वर्ग, क्योंकि जो लोग जुड़ेंगे वो ग्राउंड लेवल से उठे होंगे और जो लोग ग्राउंड लेवल से उठे होंगे उनको सबके बारे में पता होगा। किसान अपने बारे में जान रहा है, मजदूर अपने बारे में जान रहा है, मालिक अपने बारे में जान रहा है, उद्योगपति अपने बारे में जान रहा है, कंजर्वेटिव, शांतिकल, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, सब अपने अपने बारे में जान रहे हैं। तो सब अपने अपने हितों की चर्चा करेंगे, अपने अपने लोगों के हितों की चर्चा करेंगे। समझ में आया? इसलिए कांग्रेस ने सबको स्थान दिया था मेरे भाई कि सब लोग अपनी अपनी चर्चा करो और बताओ कि किस लेवल पर सुधार करना है। कांग्रेस एक मंच की तरह थी, इस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल तक आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आजादी के पहले के वक्त में अनेक संगठनों ने पार्टियों में कांग्रेस
में रहने की इजाजत थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। 1920 के दशक में शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह कम्युनिस्ट पार्टी उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। 1935 से साम्यवादियों सॉरी एक मिनट भाई, बिना उठपटांग चल गया चोट्टा हट पहला आई फिर उनका आ गया, बताओ। तरफदारी कर रहे थे। 1935 में साम्यवादी में मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। इस समय साम्यवादियों को नाजी जर्मनी के खिलाफ खड़े रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया। दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टी के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आजादी के समय एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित काडर मौजूद थे। बहरहाल आजादी हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर कई स्वर उभरे। इस पार्टी के सामने मुख्य सवाल यह था, आखिरकार जो आजादी देश को हासिल हुई थी उसकी प्रकृति कैसी है? क्या हिंदुस्तान सचमुच आजाद हुआ है या यह आजादी झूठी है? समझना इस बात को। आजादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वह सच्ची आजादी नहीं थी। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके और इस सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। मतलब जो हिंसक विद्रोह को ये बढ़ावा दे रहे थे, देखो बात ऐसा सीधा सीधा समझो, जो पार्टी शुरुआत, अब यहां भी स्ट्रेटजी की कमी थी, जो पार्टी शुरुआत से सत्ता में रही है आपको उस पार्टी की चीजों पर गौर करना चाहिए था। अचानक से आप खड़े होंगे और बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो वो पार्टी सत्ता में है मेरे भाई, समझ में। और 16 साठी लेकर के विपक्ष में बैठे हैं आप लोग। अचानक से आप बोल रहे हैं कि नहीं कांग्रेस पार्टी सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, समझ में आ रहा है ना? नहीं उठपटांग चल जा रहा है, क्या बताएं यार। आई मजबूरन इन्हें अपने पक्ष को लेकर पुनर्विचार करना पड़ा। बिल्कुल 1951 में साम्यवादी पार्टी की हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया। पीछे आ गए तो छोड़ ही नहीं देंगे। सशस्त्र विद्रोह हुआ, सशस्त्र सेनाओं ने आकर दबा दिए। कभी भी हिंसक अगर विद्रोह हिंसक हुआ मेरे भाई, 2 मिनट में प्रशासन दबा देगा उसको। 2 मिनट लगेगा प्रशासन को सशस्त्र विद्रोह को दबाने में। जब तक हिंसा नहीं हो रही है विद्रोह में, तब तक आप चाहे जब तक कर लीजिए विद्रोह। जिस दिन विद्रोह में हथियार उठा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा सब कुछ। 2 मिनट में प्रशासन को आदेश दिया जाएगा, प्रशासन आदेश को मान्य करेगा और उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा। आधा घंटा प्रोटेस्ट खत्म, मार लाठी मार लाठी मार लाठी, समझना। सब प्रोटेस्ट 2 घंटे में खत्म हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए जब भी विद्रोह होता है तो वो हिंसक नहीं होना चाहिए। अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब जयप्रकाश नारायण ने मोरारजी देसाई का साथ दिया था जनता पार्टी की सरकार में, मतलब बाद में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा, ठीक है ना। जब उन्होंने इसका साथ दिया था तो उन्होंने एक चीज की मांग की थी कि विद्रोह हिंसक नहीं होगा। दूसरी चीज, विद्रोह केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा। उनको ये बात पता थी कि अगर विद्रोह हिंसक हुआ तो तुरंत सत्ता पक्ष वाली पार्टी इसको दबा देगी, क्योंकि उसके पास सशस्त्र सेना की कमी नहीं है अपने ही क्षेत्र के लोगों को सशस्त्र विद्रोह को दबाने के लिए। क्या फावड़ा लेके निकलोगे? यही तो है आपके पास, AK-47 थोड़ी है, समझ में आ रहा है ना। तो कभी भी विद्रोह हिंसक नहीं होना चाहिए। आप अपने पक्ष को रखिए, गवर्नमेंट उस पर ध्यान देगी। और आने वाले आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। आगे औकात में पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती थी, जैसा हम पढ़ के आ चुके हैं। वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी। सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी, दूसरे नंबर की थी, सबसे बड़ी विपक्ष थी। बेशक 16 सीटें पाई थी, लेकिन दूसरे नंबर पर बैठी थी। तो इमेजिन करो कि दूसरे नंबर बैठने वाली पार्टी 16 सीट पाई थी केवल। समझ में आ रहा है ना? दबदबा देखो कांग्रेस का। इस दल को ज्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता में AK गोपालन, SA डांगे, EMS नंबूरीपाद,
पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध में राय रखने वालों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या सीपीआई-एम का नाम अलग दल बनाया गया। ये दोनों दल आज तक कायम हैं। हालांकि इन संगठनों और पार्टियों को अपने अपने संविधान में थे। इन संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे। इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था। इनमें से कुछ, मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बाद में कांग्रेस से अलग हो गए थे, विपक्षी दल बन गए थे। किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूदा मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले न पाए, लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी और आम सहमति कायम कर ले जाती थी। मतलब जो कांग्रेस के साथ बैठे हुए थे, अगर कभी कभार उनमें कोई मतभेद भी होता ना, तो कांग्रेस अंदर से बातचीत करके उनको मिला लेती, जाने नहीं देती। समझ में आया ना? गुटों का तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। पहली बात तो यही कि जो भी आए, गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता है। पढ़ चुके हैं आप, नरमपंथी, गरमपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, हीनपंथी, तेनपंथी, सब आओ, किसान आओ, मजदूर आओ, मालिक आओ, उद्योगपति आओ। समझ में आ रहा है ना? ग्रामीण लेवल क्या, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मतलब सब आओ। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता था। हर मसले पर संतुलन को साध कर चलना पड़ता था। किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चल सकते हैं आप। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेश होना गठबंधन की विशेषता होती है। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा। स्ट्रेटजी देखना तुम इसकी, विपक्ष कठिनाई में पड़ा हुआ है, इसका मतलब सत्ता पक्ष में जो है उसके पास तगड़ा वाली स्ट्रेटजी है। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज्यादा होती है। विभिन्न समूह नेताओं की महत्वाकांक्षा की भी उनमें समाई हो जाती है। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों बातों पर अमल किया और आजादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। इस कारण कहीं अगर कोई पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो, तब भी वह पार्टी में बना रहता था। पार्टी छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी समूह से लड़ने से बेहतर समझा जाता था। अगर कोई नाखुश भी होता था ना, तो भी कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाता था, क्योंकि विपक्षी दल के पास 16 सीटें थी और वहां जाओगे तो तुमको सत्ता पक्ष से लड़ने से ज्यादा बढ़िया है। विपक्ष में रहोगे तो सत्ता पक्ष से लड़ना पड़ेगा, उससे ज्यादा बढ़िया है कि तुम यहीं रह करके हल्के फुल्के जो झगड़े हैं उनको सॉल्व करते रहो। सत्ता में तो बने रहोगे, विपक्ष में बैठने का अवसर तो नहीं आएगा। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते हैं। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से विचारधारात्मक सरोकार की वजह से बने थे, लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस को कमजोर बनाने के बजाय उसकी ताकत साबित हुई। पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपस में होड़ की गई। गुजारिश थी कि विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे कांग्रेस नेता के भीतर ही बने रहे। पार्टी के बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को इन्होंने बेहतर नहीं समझा। कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयों विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी। ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे। कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यमार्गी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी।
इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियां और फैसले को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थी। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करने में लगी थी। इनके पास सत्ता में बैठी कांग्रेस के खिलाफ कोई विकल्प नहीं था, लेकिन फिर भी आलोचना करने में धड़ाधड़ लगे हुए थे मेरे भाई। उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थी। गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने के एक औजार की तरह काम करती थी। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इस कारण भारतीय राजनीति की इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। कांग्रेस के भीतर जो लोग बैठे थे वो भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं खरीदने में लगे हुए थे, कहीं न कहीं सत्ता में बैठकर ही विपक्ष का रोल अदा कर रहे थे, लेकिन सत्ता छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे विपक्ष में। इसी कारण से इसको कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। मतलब कांग्रेस ने एक ही साथ दो भूमिका निभाई। पहला सत्ता में रही, दूसरी चीज सत्ता में रह करके अपने ही चाहने वाले लोगों के द्वारा आलोचना सुनी। जो लोग सत्ता में अवेलेबल थे वो खुद ही कांग्रेस को कभी कभार आलोचना करने लगते थे। तो कांग्रेस सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी, समझ में आ रहा है ना, विपक्ष का रोल अदा कर रही थी। ठीक है, आइए भारतीय जनसंघ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बीजेएस, बढ़िया है। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल से जुड़े आजादी के पहले के समय के सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। फिर से इस लाइन को, भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आजादी के पहले से ही सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती हैं। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। ये गलत था मेरे भाई। ये समझ में, ये देखो, हर चीज की डिमांड करो, ठीक है ना, एक तो ये गलत है। दूसरा, अंग्रेजी को हटा करके हिंदी राजभाषा को बनाने का आंदोलन, चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए हम मान भी लेते हैं, बट ये भी सत्ता के द्वारा माना नहीं गया था। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायतें देने का विरोध किया गया था, ये गलत था, इस बात को नहीं माना गया। ठीक है ना। 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया। इसके बाद जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे। बीजेपी इसी की देन है। समझ में आ रहा है ना। आज जो बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है वो आरएसएस और ऐसा लोगों का कहना है, हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है ना। वो राष्ट्रीय जनसंघ जो था ना, भारतीय जनसंघ, यही मिलती है बीजेपी की जड़ें। 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर रहा। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा में 3 सीटों पर सफलता मिली और 1957 के आम चुनाव में इसे लोकसभा की 4 सीटें जीती। देख रहे हो, विपक्ष में बैठे हुए हैं ये। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधोक के नाम शामिल हैं।
भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में हैं। इसीलिए जब भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात होगी, बीजेपी तुरंत एक्टिव हो जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात होगी, बीजेपी तुरंत एक्टिव हो जाएगी। इसी बीजेपी के शासन में मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। समझ में आ रहा है ना? जब भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात होगी, तुरंत बीजेपी एक्टिव होगी, क्योंकि कहीं न कहीं इन लोगों की ही देन है। आइए आगे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। सॉरी, विपक्षी पार्टियों का उद्भव समझते हैं इस पार्ट को। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी मेरे भाई। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए थे। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थी। इनमें कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव में कहीं पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ 60 और 70 के दशक में भी देश के राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं। आज के टाइम की जो भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं ना, वो 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में इनकी जड़ें अवेलेबल थी, जिसे आज बीजेपी है। समझ में आ रहा है ना? आइए 1950 के 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया था। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारे शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की सुचिंतित आलोचना की। इस आलोचना में सिद्धांतों का बल होता था। विपक्षी दलों ने शासन दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीति विकल्प की संभावना को जीवित रखा। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्था जन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे चलकर आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्ष दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्ष नेता भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते रहते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। दूरदर्शी था मेरे भाई, पता था ये व्यक्ति आने वाले टाइम में कहीं न कहीं विपक्ष में जाके खड़ा हो जाएगा, इसलिए पहले ही अवसर दे दिया कि आइए हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर के देश का विकास करते हैं। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके बाद सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला एक और कदम उठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह वर्ग हितों के लोग आकर्षित होने लगे। इस बात की पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि कांग्रेस ने किसी को नहीं छोड़ा था। सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त हुई। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दल को महत्व मिलना शुरू हो गया। शुरुआत की स्ट्रेटजी थी कि किसी को छोड़ना मत, सबको अपने पास रखोगे तो सबसे मिले रहोगे, और सबसे मिले रहोगे तो सबके बारे में जानते रहोगे, उसी के अकॉर्डिंग चर्चा करोगे, उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। जब कांग्रेस ने अपने हित समूह हर हित समूहों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता जैसे जैसे घटती गई, वैसे वैसे बाकी की राजनीतिक दलों को कहीं न कहीं अवसर मिलता गया। धीरे 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 कांग्रेस पार्टी कमजोर होती चली गई।
विपक्षी पार्टियां थोड़ी सी मजबूत होती चली गई। विपक्षी पार्टी ने वही सेम रुख अपनाया जो कांग्रेस ने शुरुआत में अपनाया था। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश के राजनीति के सिर्फ एक ही दौर में रहा। इस किताब के आगे के हिस्से में हम देश की राजनीति के अन्य दौर की चर्चा करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब हैं, ठीक है ना, हिंदू महासभा के नेता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री, पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इस्तीफा, संविधान सभा का सदस्य, लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, कश्मीर में स्वायत्तता देने के खिलाफ। अच्छा, स्वायत्तता वर्ड का मतलब समझते हैं आप लोग? स्वायत्तता वर्ड का मतलब होता है मेरे भाई ना, अपना निर्णय लेने में सक्षम होना, अपना निर्णय खुद ले सकना, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट न होना या किसी और से न पूछना। हालांकि हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में चैप्टर 6 या 7 में, 7 आई थिंक 7 चैप्टर है, हाँ 7वां चैप्टर है, जिसमें हम लोग स्वायत्तता के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, स्वायत्तता होती कैसी है, किस तरीके से स्वायत्तता की मांग होती है, समझ में आया ना। कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के खिलाफ दौरान गिरफ्तार हुए थे, हिरासत में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चैप्टर खत्म हो गया, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा एक बार, जो डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट में आपका डाउट ले लेंगे, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।